Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. तो हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हमारे इंडिया में न्यूक्लियर एक्टिविटी को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या रूल्स है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे ऑपरेट करता है, उसके अंदर रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसके अंदर कूलेंट क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, क्या कौन कौन सा कंपाउंड उसमें यूज़ होता है, कितने टाइप का रिएक्टर होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो वन बाय वन शुरू करते हैं. थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा. आप अगर चाहे तो 1.5x पे देख सकते हैं. तो मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट आई थिंक एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगा तो इट विल बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू. ओके. सो सॉरी. सो शुरू करते हैं. तो पहले थोड़ा सा बेसिक हम जान लेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है. न्यूक्लियर एनर्जी, जो एटम्स हेवी एटम्स होते हैं, जो एटम्स हेवी एटम्स होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है. ये मुझे कहाँ से पता चला? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट थियरी नाम की एक थियरी है. उस थियोरी के अकॉर्डिंग हेवी एटम की जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो ब्रेक डाउन करता है. अनस्टेबल है तो वो ब्रेक डाउन करता है. एंड ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्रोसेस, ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन. इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन. एंड इसमें एनर्जी निकलता है. कौन सा एनर्जी? न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एक साथ होल्ड करके रखता है जो एनर्जी, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. तो ये एनर्जी, यहाँ से ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ रख रहा है, जो एनर्जी होल्ड करके रख रहा है, ये टूट के अलग हो जाते हैं. तो ये जो एनर्जी है अल्टीमेटली इसका ही कन्वर्शन होता है. ओके. अब न्यूक्लियर फिशन, एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हम देखेंगे एंड उसी के ऊपर है हमारा सारा रिएक्टर्स का जो केमिस्ट्री है वो. मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो कि है यूरेनियम 235. नेचुरली यूरेनियम सबसे ज़्यादा 238 में पाया जाता है, बट वो न्यूक्लियर फिशन नहीं दिखाता. न्यूक्लियर फिशन दिखाता है यूरेनियम 235. ये जो न्यूक्लियर यूरेनियम 235 है ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो ये नेचुरली ब्रेक डाउन करता है. एक बनता है उसमें बेरियम, एक बनता है उसमें स्ट्रॉन्शियम, उसके साथ रिलीज़ होता है 3 न्यूट्रॉन. ये बेसिक आपको अगर पता है फिर भी आप ये सुनो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाद में आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. 3 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इसके साथ निकलता है एनर्जी. अब एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? एनर्जी तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकता है ना. साउंड भी एक टाइप का एनर्जी जनरेट करता है ना. तो ये एनर्जी मोस्टली थर्मल एनर्जी है, मोस्टली हीट है ये, ठीक है. इस हीट से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है. इस हीट से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है. कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट? उसके लिए हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे. कोल्ड वाटर ये जो हीट लेके ये हो जाएगा हॉट वाटर या स्टीम. स्टीम को लेकर हम टरबाइन के ऊपर थ्रो करेंगे और ये टरबाइन घूमेगा. एंड हमें पता है कि स्पिन ऑफ मैग्नेट, स्पिन ऑफ मैग्नेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी.
तो ये जब टरबाइन जब घूमेगा, यहाँ से क्या जनरेट होगा, यहाँ से जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये स्टीम इसके कांटेक्ट में आते ही ये हो जाएगा ठंडा, तो ये कूल हो जाएगा दोबारा। और हम यहाँ पे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इस रेंज में लाने के लिए हम इसको और कूल भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कूल होगा, या बेटर वर्ड है यहाँ पर कंडेंस होगा। कंडेंस होकर फिर ठंडा वाटर बनेगा, फिर ये साइकिल घूमता रहेगा। अल्टीमेटली किसी भी पावर प्लांट जहाँ पे पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यूज़ करके बहुत सारा एनर्जी एंड देयर बाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, मैंने यूरेनियम 235, ये रिएक्शन करने के लिए मैंने जो यूरेनियम 235 लिया है, सपोज मैंने 9 यूरेनियम 235 एटम्स लिया है, 4 5 6 7 8 9, मान लो 10, मान लो 10 हमने यूरेनियम 235 एटम लिया है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये ऐसा नहीं है कि नेचुरली ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेचुरली तो होता है स्पॉन्टेनियसली, बट ये तभी होगा अगर यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन आके हिट करेगा तब। न्यूट्रॉन को ऐसे भी लिखा जाता है 0n1 और 0n1 ऐसे भी लिखा जाता है, तो मैं सिर्फ स्मॉल n लिख रहा हूँ। न्यूट्रॉन से अगर हम इस पर हिट करेंगे या इसको सॉरी हिट करेंगे या बॉम्बार्ड करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक वर्ड है बॉम्बार्डमेंट, तो यहाँ पे अगर हिट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा। तो मान लो एक आर्टिफिशियल एक न्यूट्रॉन से हमने यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से एनर्जी जनरेट हुआ, है ना, एनर्जी जनरेट हुआ। अबे यार, और एनर्जी के साथ और 3 न्यूट्रॉन बना हमारा। एक 2 3 हमारा न्यूट्रॉन बना। ये 3 न्यूट्रॉन फिर अपना 3 यूरेनियम 235 एटम को तोड़ेगा, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और यहाँ से भी एनर्जी आएगा, यहाँ से भी 3 3 3, फिर यहाँ से भी 3 3 3, फिर यहाँ से एनर्जी आएगा। ये 3 3 2 3 9 बन गया, फिर ये और 9 यूरेनियम 235 एटम को ब्रेक डाउन करेगा, है ना। तो ऐसे ही होगा एक यार एक सेकंड, मैं ना दोबारा चलाता हूँ उसको। ओके, तो ये जो है ये हमारा एक चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। अब ये चेन रिएक्शन अगर अनकंट्रोल्ड है तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा यहाँ से, जो कि बेसिकली है एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। तो जिसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं वो यही है, वहाँ पर अनकंट्रोल्ड ऐसे रिएक्शन होगा। बट इसी रिएक्शन को, ये जो चेन रिएक्शन है, इसको अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल करें तो यहाँ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम ह्यूमैनिटी की पॉजिटिव बेनिफिट के लिए हम इसको पॉजिटिव या बेनिफिट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे, मतलब कैसे कर पाएंगे हम? देखो, एक न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन से हर एक स्टेज में बन रहा है 3 न्यूट्रॉन। तो ये 3 न्यूट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है ये इतना सारा चेन रिएक्शन होने के लिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है इसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये जो न्यूट्रॉन है, इतना एक साथ इतना न्यूट्रॉन हम जनरेट नहीं होने देंगे, जो जनरेट तो होने देंगे बट उसको अल्टीमेटली रिएक्ट करने नहीं देंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो न्यूट्रॉन जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड।
धीरे धीरे हम न्यूक्लियर रिएक्टर की मतलब उस पर हम जा रहे हैं, ठीक है। उसका डेफिनेशन हम देख रहे हैं। कंट्रोल रॉड, तो ये न्यूट्रॉन को हमें एब्जॉर्ब करना, सब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना। और क्या, ये जो न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट है ये फास्ट, काफ़ी फास्ट होगा। तो फास्ट होगा तभी होगा, तो सेकेंडली कंट्रोल करने के लिए हम कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, स्लो डाउन। इसका इंग्लिश वर्ड क्या है स्लो डाउन करने का? दूसरा वर्ड है मॉडरेट करना, तो दूसरा है मॉडरेटर। तो स्लो डाउन न्यूट्रॉन और एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, स्लो डाउन न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन स्लो डाउन जो करते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ आ गया कि कंट्रोल रॉड क्या है, मॉडरेटर क्या है। अब देखो, ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारा हीट निकल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है। सपोज मैं इधर लिखता हूँ, वहाँ पे ये जो हीट एनर्जी निकल रहा है, हम क्या करेंगे, एक ट्यूब से हम यहाँ पे कोल्ड वाटर पास करेंगे। कोल्ड वाटर हीट के कांटेक्ट में आके बन जाएगा वेपर या स्टीम, यहाँ पे स्टीम बन जाएगा। स्टीम से हम यहाँ पे टरबाइन को घुमाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा यहाँ से, और स्टीम दोबारा कंडेंस होकर कोल्ड वाटर बन जाएगा। यही तो सिस्टम है, ऐसे ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब ये जो पानी है, अब ये जो हीट जो जनरेट हो रहा है, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उस चेंबर में हो रहा है हीट जनरेशन, उस चेंबर को हम बोलते हैं कोर, उस चेंबर को हम बोलते हैं कोर। तो कोर में हीट जनरेट हो रहा है, तो ये जो पानी क्या कर रहा है, कोर से हीट निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है कोर से हीट, है ना। नहीं तो कोर में टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, एक टाइम पे कोर फट जाएगा, है ना। तो ये जो कोल्ड वाटर है, मतलब यहाँ पर वाटर जो है, वाटर किसका काम कर रहा है, कोल्ड वाटर या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जो जाएगा अल्टीमेटली फिर आएगा, जो हीट का एक्सचेंज कर रहा है, हीट एक्सचेंज जो कर रहा है, अल्टीमेटली इस सेटअप को हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है। अब हीट एक्सचेंजर का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं कूलेंट, उसको हम बोलते हैं कूलेंट। तो हमने 3 चीज़ें सीखी यहाँ पे। एक तो हमने कोर सीखा क्या है, दूसरा हमने सीखा कंट्रोल रॉड क्या है ना, कंट्रोल रॉड क्या है, जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, है ना, एब्जॉर्ब जो करता है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है अपना मॉडरेटर, है ना, मॉडरेटर। 4 नंबर है कूलेंट। किसका काम क्या है पूरा समझ आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली जो रिएक्शन जो है वो जहाँ पर हो रहा है, एक क्लोज्ड वेसल जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अब देखो, कोर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जो चेंबर में कंट्रोल्ड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, उसी को बोला जाता है कोर। अब कंट्रोल रॉड मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन को, इसमें यूज़ कर सकते हैं हम बोरॉन, इसमें यूज़ कर सकते हैं हम कैडमियम, सिल्वर, इंडियम, कैडमियम, ये एक साथ यूज़ किया जा सकता है। हफनियम भी यूज़ किया जा सकता है। मॉडरेटर का क्या काम है, स्लो डाउन करना। H2O यूज़ हो सकता है एज ए मॉडरेटर। H2O न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है, फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन बनाता है। H2O को लाइट वाटर भी बोला जाता है, हेवी वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं।
या ग्राफाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्राफाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब कूलेंट का काम क्या है, हीट एक्सचेंजर में कूलेंट यूज़ होता है, कूलेंट में वाटर यूज़ होता है, CO2 यूज़ हो सकता है, हीलियम यूज़ हो सकता है, लिक्विड सोडियम यूज़ हो सकता है, मॉल्टेन सॉल्ट यूज़ हो सकता है, मॉल्टेन सॉल्ट यूज़ हो सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, ठीक है, कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है, किसका क्या काम है। ये आई थिंक एट दिस पॉइंट आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब थोड़ा सा एक बेसिक हम न्यूक्लियर रिएक्टर की डिज़ाइन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स। तो मैं एक पहले हम एक कोर बनाते हैं ना, कोर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कोर मतलब क्या है, जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर मान लो यहाँ पर अपना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रॉड्स हैं, किसकी रॉड्स हैं, ये है, इसको हम बोलते हैं फ्यूल रॉड्स, इसको हम बोलते हैं फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स किससे बनता है, यूरेनियम 235 से, यही अल्टीमेटली फ्यूल है ना हमारा, फ्यूल रॉड्स। तो यूरेनियम 235 कन्वर्शन होता रहेगा और ये रॉड डिग्रेड होता रहेगा। इसके बाद इस रॉड के साइड में ऐसे, यहाँ पे ऐसे होते हैं मॉडरेटर, ग्राफाइट हो सकता है ना, मॉडरेटर, साइड में मॉडरेटर। ये जो वेसल मैंने बनाया है यही तो अल्टीमेटली कोर है, बट इसको प्रेशर वेसल भी बोला जाता है, प्रेशर वेसल, क्योंकि बहुत प्रेशर झेलता है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर कुछ लीकेज वगैरह होता है तो एक सेकेंडरी लेयर होना चाहिए इसमें, है ना, एक सेकेंडरी लेयर ऐसे होनी चाहिए। ये जो सेकेंडरी लेयर है उसको बोलते हैं रेडिएशन शील्डर, रेडिएशन शील्डर, ठीक है। अब देखो ये जो येलो कलर का मैंने ये रॉड बनाया है, यही है एक्चुअली कंट्रोल रॉड। एंड ये जो कंट्रोल रॉड है ना, ये कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, इसीलिए मैंने कुछ छोटा बनाया कुछ बड़ा बनाया है। तो इसको हम पुश करके नीचे यहाँ तक ला सकते हैं। तो ये जो कोर के अंदर जितना ज़्यादा पोर्शन ऑफ दिस कंट्रोल रॉड रहेगा उतना ही वो न्यूट्रॉन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। जो चेरनोबिल में जो हुआ था वो एक्चुअली ये जो कंट्रोल रॉड है ये धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। एक चेरनोबिल नाम का एक सीरीज़ भी है, आप वो देख सकते हो, इंटरव्यू के पहले आप देख सकते हो, आप ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हो तो, है ना, जाके यू कैन सी, और ऐसे भी देखना चाहिए चेरनोबिल। तो वहाँ पे इसी में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्पिरेसी भी था काफ़ी कुछ, खैर। तो इसको ऊपर नीचे करके हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना न्यूट्रॉन हमें एब्जॉर्ब कराना है, कितना न्यूट्रॉन को रिएक्ट होने देना है, तो देयर बाई कितना पेस ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेटर को स्पीड रिड्यूसर भी बोलते हैं, स्पीड रिड्यूसर, क्योंकि स्पीड कम करता है ना रिड्यूसर। बट कंट्रोल रॉड को बोलते हैं ब्रेक्स,
है ना, क्योंकि ब्रेक लगाता है। ज़्यादा सभी जितना कंट्रोलर है सब अगर अंदर डाल देंगे हम, तो न्यूट्रॉन जो बनेगा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बंद करना हो तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, काफ़ी कुछ आप समझ चुके हो। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने दिखाया है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मान लो किसी में कंट्रोल रॉड बोरॉन का है, मॉडरेटर D2O है, कूलेंट वाटर है, तो एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके 4-5 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब ये जो यहाँ पर यूरेनियम 235 यूज़ हो रहा है, अब ये हमें कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है कि अल्टीमेटली तो रॉ मटेरियल क्या है, यूरेनियम है। तो ये जो यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल कैसे हम बनाते हैं ताकि हम इसमें यूज़ कर पाए, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, मान लो ये हमारा रिएक्टर है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल मतलब हमारा यूरेनियम मान लो हमारे सॉइल में है, ठीक है, तो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ प्रोसेसेस होगा, उसके बाद कुछ प्रोसेसेस करेंगे, उसके बाद उसको ऐसे जो कोर में एज फ्यूल रॉड हम डाल सके ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिट्टी के अंदर जो यूरेनियम है, फॉर एग्जांपल जैसे कोल माइनिंग होता है, ऐसे यूरेनियम का भी माइनिंग होगा। तो वहाँ से मतलब फ्रॉम दैट वेरी इनिशियल स्टेज हम कैसे ये उसको एज ए फ्यूल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे। तो रिएक्टर में यूज़ होने से पहले जो प्रोसेसेस है उसको बोला जाता है फ्रंट एंड प्रोसेस, फ्रंट एंड। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है बैक एंड प्रोसेस। तो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या क्या होता है स्टेप्स लिख लो। पहले होगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं आराम से। पहले होगा माइनिंग। माइनिंग के बाद होगा कन्वर्शन। कन्वर्शन के बाद होगा एनरिचमेंट। एनरिचमेंट के बाद होगा फ्यूल फैब्रिकेशन। फ्यूल फैब्रिकेशन, पहले माइनिंग कर लिया हमने, उसको फिर हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, दैट इज़ कन्वर्शन। उसके बाद एनरिचमेंट मैं आपको समझाऊंगा, 1-2 मिनट बाद ही समझाऊंगा। एनरिचमेंट हो गया, उसके बाद जो फ्यूल का फैब्रिकेशन मतलब उसको अल्टीमेटली रिएक्टर के फ्यूल में कन्वर्ट करना। उसके बाद आ गया हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो, रिएक्टर में कुछ वेस्ट जनरेट होगा। कौन सा वेस्ट, याद करो, यूरेनियम 235 ब्रेक होके कौन सा 2 और एटम बना रहा था, वो तो वेस्ट ही है अल्टीमेटली। ये वेस्ट है। और दूसरा वेस्ट क्या है, ये जो रिएक्शन है यूरेनियम का कन्वर्शन, इसका भी तो कोई एफिशिएंसी होगा। ऐसा नहीं कि 100% कन्वर्शन रेट होगा, 100% यील्ड होगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ अनरिएक्टेड यूरेनियम 235 रह जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट जो है उसको हम स्टोर करेंगे, स्टोरेज में जाएगा वो। उसके बाद रीप्रोसेसिंग करेंगे, हम रीप्रोसेसिंग करेंगे। रीप्रोसेसिंग में जो यूरेनियम बचा हुआ है उसको हम फिर एनरिचमेंट के लिए भेजेंगे। कभी कभी यहाँ पे एज ए जो वेस्ट बना उसमें यूरेनियम भी है, उसमें प्लूटोनियम भी है, ठीक है।
तो प्लूटोनियम को हम फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए भेज देंगे, एंड और जो भी कुछ बचा कुचा जो है वो हम करेंगे उसको हम करेंगे फाइनल डिपॉजिट कर देंगे कहीं पे, DEPOSITE, फाइनल डिपॉजिट और फाइनल डिपोजिशन। तो यही है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। अब डिपोजिशन किसी के अंदर ही करेंगे, है ना। सपोज ये मान लो हमारा अर्थ है, तो अर्थ से ही हम माइनिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम अर्थ पे ही भेज रहे हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको ही हम अब एलेबोरेट करेंगे। माइनिंग करने से पहले हमें करना पड़ेगा सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन हमें करना पड़ेगा। ये कौन करता है? सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन करता है एटॉमिक, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट, AMD हैदराबाद। उसके बाद माइनिंग कौन करता है? UCIL। माइनिंग के बाद एक मिलिंग भी होता है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होता है, रॉड मिल, बॉल मिल। UCIL हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करता है ये। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो करता है मिलिंग का प्रोसेस एंड माइनिंग का प्रोसेस एंड उसके बाद का मिलिंग का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद कन्वर्शन, ठीक है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा प्यूरीफाई करेंगे, आप मान सकते हो कि इसको प्यूरीफाई करेंगे, मान लो। अब एनरिचमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। यूरेनियम जो है वो 99.3%, बहुत ध्यान से सुनना, 99, नेचुरली यूरेनियम जितना भी है, आपने मान लो 1 किलोग्राम या 100 किलोग्राम आपके पास यूरेनियम है, तो 99.3 किलोग्राम उसमें रहेगा अपना यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 जो है वो फिशन, न्यूक्लियर फिशन नहीं करता। जो 0.7% है वही है यूरेनियम 235, एंड ये अल्टीमेटली फिशन करता है। तो नेचुरली इसका रेशियो क्या है? यूरेनियम में यूरेनियम 235:238, 0.7% है ना नेचुरली। इस परसेंटेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, यूरेनियम 235 को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाने का प्रोसेस को ही बोला जाता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ठीक है। अब देखो 0.7% से हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको 2.5 से 3.5% में ले जाए, अच्छा बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पर जो फ्यूल रॉड है, वो फ्यूल रॉड बनाने के लिए एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 शुड बी देयर। 2.5 to 3.5% अगर हम इस लेवल तक अगर हम एनरिच कर लेंगे तो हम लाइट वाटर रिएक्टर में इसको यूज़ कर पाएंगे। ये एक टाइप का रिएक्टर है। इस रिएक्टर में हम यूज़ कर पाएंगे फॉर एनर्जी जनरेशन, अगर हम 2.5 to 3.5% तक हम एनरिच कर लेते हैं। अगर हम और एनरिच करते हैं 15 to 30% अगर हम एनरिच कर लेते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा मैन पावर जो लगा था वो इस यूरेनियम का एनरिचमेंट पे लगा था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगा था। खैर, ये एक टाइप का रिएक्टर है। ये दूसरा टाइप ऑफ रिएक्टर है और एडवांस्ड, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम यूज़ कर पाएंगे अगर 15 से 30% तक हम इसको एनरिच कर पाए।
एंड फाइनली अगर हम इसको 90% तक एनरिच कर पाए, 90% एनरिच मतलब कोई एक सर्टेन वॉल्यूम में अगर हम लेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से भी बोल सकते हो, मास के हिसाब से भी बोल सकते हो, तो इसका 90% अपना यूरेनियम 235 होगा। इस लेवल तक अगर हम एनरिच कर पाए तो उसको हम बोलते हैं, वही है वेपन ग्रेड यूरेनियम, जो एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है, एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो वेपन ग्रेड यूरेनियम 90% तक अगर हम एनरिच कर पाए तो। ठीक है, ये एनरिचमेंट कौन करता है इंडिया में? ये भी UCIL ही करता है। उसके बाद फ्यूल का फैब्रिकेशन, यहाँ पे एक येलो केक बनता है, बस टर्म याद रख लो, येलो केक बनता है। ठीक है, फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए। ये कहाँ बनता है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में ये फ्यूल फैब्रिकेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद तो हम रिएक्टर में जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनरिचमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल LWR लाइट वाटर रिएक्टर के लिए 2.5 to 3.5%, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए 15 से 30%। मैं लिखवाऊँगा, मतलब ये टाइप्स ऑफ रिएक्टर हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट हुआ उसको स्टोर करके, मतलब टेम्पोरेली स्टोर करके फिर रीप्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, है ना। जो वेस्ट है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो रीप्रोसेसिंग है, इसको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का टर्म है, इसको बोलते हैं W2W, वेस्ट टू वेल्थ। कोई वेस्ट नहीं है, वो एक मिस मैनेजमेंट है। अगर हम उसको एज अ वेस्ट ही हम पढ़ा रहने देंगे, दैट इज़ अ मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो वेस्ट टू वेल्थ। खैर, ये जो रीप्रोसेसिंग है ये अपना करता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, उसके बाद अच्छा, उसके बाद होता है फाइनल, जो अपना फाइनल डिपोजिशन, ये भी बात करता है। कहाँ कहाँ डिपोजिशन हम करते हैं? मान लो किसी माइन से हमने कोल एक्सट्रैक्ट किया, वहाँ पर कोल है ही नहीं, तो माइंस में जो यूजेबल नहीं है ना, और रॉक्स में, रॉक्स के नीचे, डीप ओशियन में, डीप ओशियनिक बेड्स में हम इसको डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजल को साइंटिफिकली विट्रिफिकेशन भी बोला जाता है, VITRIFICATION, विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन का मतलब भी यही डिपोजिशन है। ओके, तो अब बहुत 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 ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हम आ गए हैं। तो ये जो यूरेनियम 235 है, इसका यूज़ डुअल यूज़ है। एनरिचमेंट पे हमने देखा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी, यूज़ हो सकता है, और बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इसके ऊपर किस काम के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, उसका ऊपर एक कोई ग्लोबली कोई सर्विलेंस तो होना चाहिए ना, कि मतलब ऐसा ना हो कि बॉम्ब बनाना क्या है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बॉम्ब यूज़ करेंगे तो बहुत लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होगा, दैट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसका पीसफुल यूज़ हो, यूरेनियम का पीसफुल यूज़ हो, इसके लिए कोई कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, उस बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल लेवल पे जो है, उसको ये भी बोला जाता है कि वो जो बॉडी है वो है एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर, ऐसा बोला जाता है उसको, वॉच डॉग। ठीक है, उस बॉडी का नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल
एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी IAEA, इसका काम है कि पीसफुल यूज़ हो रहा है कि नहीं, है ना, न्यूक्लियर और फिसाइल मटेरियल का। पीसफुल यूज़ का काम क्या है? पीसफुल यूज़ देखना किस चीज़ का? फिसाइल मटेरियल जो है जिसका न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल है, IL फिसाइल मटेरियल्स का पीसफुल यूज़ हो रहा है कि नहीं ये देखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, और ये 1957 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। एंड इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। खैर ये तो हो गया। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडिया का क्या इसमें रोल है, और इंडिया के ऊपर रूल्स वगैरह क्या, इंटरनेशनल रूल्स क्या है, क्या इंटरनेशनल रूल्स क्या बोलते हैं। अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक, जितने भी देश के पास न्यूक्लियर सॉरी फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल मीन्स जैसे यूरेनियम 235 जिसका न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल है, ऐसे और भी मटेरियल्स है जिसका न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल है, तो वो है फिसाइल मटेरियल्स। जो जितने भी देशों के पास फिसाइल मटेरियल्स हैं और वो चाहते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेड वगैरह करेंगे, तो वो कंट्रीज़ मिला के एक, सब मिला के एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया, उनका नाम है NSG, न्यूक्लियर, सिंपल नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है NSG जो है, अगर मुझे एज ए कंट्री कोई बाहर की देशों से फिसाइल मटेरियल ख़रीदना है, इंडिया को अगर ख़रीदना है, तो दो क्राइटेरिया हो सकता है। एक, मैं ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाऊँ, इसका मेंबर अगर मैं बनूंगा तो मैं ख़रीद सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट में, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट में हमें बिना न्यूक्लियर, बिना NSG के मेंबर हुए भी वो कंट्री अलाउ कर सकता है हमें कि हम एक सर्टेन अमाउंट तक हम खरीद सकते हैं विथ फ्यू कंडीशंस, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं NSG का मेंबर बनूं, ठीक है, तो हमें साइन करना पड़ेगा, हमें एज ए कंट्री, मुझे एज ए कंट्री इंडिया की तरफ से अगर मैं साइन कर रहा हूँ तो मुझे साइन करना पड़ेगा नेशनल पॉलीफरेशन ट्रीटी, NPT। ये ट्रीटी हमें साइन करना पड़ेगा, इसको एग्री करना पड़ेगा। अब NPT कहता क्या है? NPT एक बहुत ही मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कि ये काफ़ी बायस्ड है। ये कह रहा है कि मतलब इसका एग्री करने का क्या मतलब है कि 1967 से पहले जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन था, दैट्स फाइन, बट आफ्टर 1967 कोई भी कंट्री नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? ये अगर आप साइन करते हो, हाँ यार, तभी आप NSG का मेंबर बन जाओगे, ठीक है। अब देखो इंडिया का क्या टेक है इसमें। इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर नहीं है। NPT तो नहीं है, मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि NPT साइन नहीं किया। NPT साइन कर लेते तो न्यूक्लियर रिलायबल कंट्री हम, है ना, न्यूक्लियर पावर डेवलप ही नहीं कर पाते। 2004 में एक डील हुआ, सिविल न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील। उस डील में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की हमें वेवर मिला।
वेवर का मतलब है छूट। क्या छूट मिला हमें कि हम एनएसजी से, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से फिसाइल मटेरियल इंडिया में हम ला सकते हैं। बट अब देखो, हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ भी मान लो मतलब हमारे पास भी तो यूरेनियम 235 है, वो हम कहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे वो कोई दूसरा कोई हमें बता के नहीं देगा, क्योंकि हम एनपीटी का मेंबर नहीं है। तो हमारे अपने पास जो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम, हाँ, वो जिन जिन रिएक्टर में कंट्री में हम यूज़ कर रहे हैं, जिन जिन लोकेशन पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। बट इन जी एस लिख दिया मैंने, एन एस जी, सॉरी। बट बाहर से एन से अगर हम ले रहे हैं, इंडिया के पास सपोज मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में। 6 जगह में से हमने वो जो फिसाइल मटेरियल है वो यहाँ पे और यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो विथ टाइम जो IAEA बॉडी है ये वाला, ये आके हमें हमारे यहाँ पर इंस्पेक्शन वगैरह कर सकता है कि भाई तुम वेपन ग्रेड में तो एनरिच नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने एनएसजी से ख़रीदा है ना, तो वो बाकी जगह नहीं जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा जहाँ जहाँ हम वो वाला फिसाइल मटेरियल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बट खुद का यूरेनियम हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का ये स्टेक है। ठीक है, IAEA का काम ही यही है, मैंने बोला ना वो एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग है। फॉर एग्जांपल मान लो NSG से NSG से किसी कंट्री को, मान लो जापान को, नहीं जापान नहीं, मान लो श्रीलंका को ख़रीदना है फिसाइल मटेरियल, तो फिर NSG का मेंबर बनेगा श्रीलंका, या ऐसे ही वेवर लेगा किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ, तो फिर फिसाइल मटेरियल आ गया तो श्रीलंका इसको एनरिच कर रहा है कि नहीं, बॉम्ब वेपन ग्रेड तो नहीं बना रहा है, तो ये सब वो अपना IAEA ये सब वॉच करेगा। ठीक है, कि वेपन ग्रेड तो नहीं बना रहे, तो पीसफुल यूज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हो ना, तो ये वो IAEA का काम है ये सब देखना। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हमने डेप्थ में पढ़ लिया है इसको। हमारा डिस्कशन था कि एनरिचमेंट अगर 2.5 से 3.5% है तो LWR इस टाइप का रिएक्टर में यूज़ होगा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, ये जो दो टाइप ऑफ रिएक्टर मैंने बताया, किस में अपने एनर्जी ज़्यादा बनेगा? ऑब्वियसली जिसमें यूरेनियम 235 ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा एनरिच्ड होगा इसमें, है ना। तो जितना परसेंटेज ऑफ फिसाइल मटेरियल ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बट उसमें उसको कंट्रोल करना, उसका रिस्क फैक्टर भी काफ़ी बढ़ेगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो हम देखते हैं अब टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं ब्रॉडली बताऊंगा, यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टाइप में लिख देता हूँ यहाँ पे, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, BWR। उसके बाद इसका ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ये डबल साइकिल में चलता है। उसके बाद फास्ट ब्रीडर, BREEDER, फास्ट ब्रीडर
रिएक्टर 4 नंबर हैं एडवांस्ड ABR एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, इसको थोरियम रिएक्टर भी बोलते हैं, थोरियम रिएक्टर भी बोलते हैं, एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर। अगर जब आप ये 4 रिएक्टर के बारे में जानोगे ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि बार्क जिनके नाम पे है भाभा, होमी जहांगीर भाभा, इनका रोल कितना सिग्निफिकेंट है, इन्होंने क्या दिया है हमें, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। इसके एक एक रिएक्टर मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बट ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँ, है ना, मतलब एक्सप्लेन मतलब ऐसे ही जो प्लांट का डायग्राम है उससे नहीं, जो लाइन डायग्राम जो होता है, जैसे मैं ऐसे छोटा मोटा ड्रॉ करके आप किसी को समझा सकूँ, ठीक है, ऐसे करके सिंप्लीफाइड डायग्राम में अगर आप चाहते हो कि मैं रिएक्टर का टाइप्स भी एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं चाहूँगा मतलब मैं तो चाहता हूँ एक्सप्लेन करना और भी, तो मैं बताऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एंड इंटरव्यू के पहले उतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ ना करके जाए। तो ठीक है, अगर आप ये भी थोड़ा सा जानना चाहते हो, ये 20-25 मिनट का वीडियो होगा, चारों रिएक्टर, फिर होमी जहांगीर भाभा ने एक्चुअली किया था। तो चाहते हो तो कमेंट में आप मुझे बताओ कि हमें ये टाइप्स भी जानना है, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर भी जानना है, और इंडिया में कहाँ कहाँ है ये भी जानना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूंगा। दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूशन, दूसरा टाइप का न्यूक्लियर फ्यूशन होता है एक्चुअली। न्यूक्लियर फ्यूशन में 2 छोटा न्यूक्ली मर्ज होकर एक बड़ा न्यूक्ली बनता है, बट ये जो ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये जुड़ने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये एक्चुअली एंड यहाँ पे अगर एक्स अमाउंट का एनर्जी लग रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 10⁻n एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रहा है। ये जो एनर्जी है, ये अगर एक एटॉमिक बॉम्ब, मतलब एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी बनता है, एटॉमिक बॉम्ब में जो एनर्जी बनता है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इग्निशन इसके लिए, है ना, इग्नाइट कर रहा है इसको। उतना एनर्जी मिलेगा तो ये रिएक्शन शुरू होगा, और ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो मतलब एक रिएक्शन होने के बाद बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा यहाँ से। एंड तो ये भी एक बॉम्ब था, यहाँ पे और एनर्जी बनेगा, ये भी एक बॉम्ब है, इसको ही बोला जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। ये न्यूक्लियर ये एटॉमिक बॉम्ब है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब, ओके। सो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं। मुझे लगता है कि आप, है ना, यहाँ तक आप आए हो तो ज़रूर कमेंट में फीडबैक देना कि ये पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा आपको। तो हैव ए नाइस डे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका एग्ज़ाम, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, एंड अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए भी आए हो तो कंग्रेचुलेशंस। ये जो आपका हैबिट है टू लर्न समथिंग न्यू, इसको रखना ऐसे ही, डोंट लेट इट गेट वेस्टेड विथ टाइम।